नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी धमाका देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा सियासी दांव चला गया। देश के सबसे चतुर नेताओं में से एक शरद पवार को भतीजे अजीत पवार ने गच्चा दे दिया। शरद पवार का पावर गेम ऐसा माना जाता है कि वो कब क्या कर जाएं, किसे झटका दे जाएं, पता ही नहीं चलता। लेकिन रविवार को उनके भतीजे ने ही उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को भतीजे अजीत पवार ने चकमा दे दिया और शिंदे सरकार का दामन थाम लिया और डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। अब बीजेपी में दो डिप्टी सीएम हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। वहीं अजीत पवार के साथ 17 एनसीपी विधायक भी बागी हो गए और इनमें से 8 ने शिंदे सरकार में बतौर मंत्री शपथ ले ली है। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही अजीत पवार नेता विपक्ष से सीधे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। रविवार सुबह अजीत पवार पहले तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने घर पर एनसीपी विधायकों की मीटिंग ले रहे थे, लेकिन इस बीच बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि वो सीधे ही राजभवन पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ 18 विधायक भी मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे वहां पर पहले से ही राजभवन में मौजूद थे। बस फिर क्या था, अजीत पवार ने 8 एनसीपी विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली और महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए। भतीजे का जो है अजीत पवार जो है, उनका दावा है कि वो अब एनसीपी को छीन लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे शिंदे ने उद्धव से तीर कमान वाली शिवसेना शपथ ली थी। अब एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी किसकी होगी, इसे लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है और अब एनसीपी ने सभी बागियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। जी हाँ, दरअसल अजीत और उनके 8 विधायकों के मंत्री बनने के करीब 10 घंटे के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर के पास याचिका दाखिल कर दी है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने बताया कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन की एक याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल की है। इन 9 विधायकों ने किसी को नहीं बताया कि वो पार्टी को छोड़ने वाले हैं। ये एनसीपी के बिल्कुल खिलाफ है। हमने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है और हम इन 9 विधायकों के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है वो एनसीपी ने पूरी तरह से मन बना लिया है इन सभी को अयोग्य घोषित करने का। आपको याद होगा कि जब शिंदे भी शामिल हुए थे बीजेपी में और सरकार बनाई थी, तब उनके भी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की जो याचिका है वो दाखिल की गई थी, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। फिलहाल अजीत पवार अपने जो सरकारी आवास है उस पर विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं शरद पवार जो हैं वो आज जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी रैली के जरिए उनका शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और न जाने कितनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शरद पवार जैसे बड़े सियासी दिग्गज को अपनी ही पार्टी में इतनी बड़ी बगावत की भनक कैसे नहीं लगी, और क्या अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था और इसकी पटकथा लंबे समय से लिखी जा रही थी, क्योंकि 27 अप्रैल को शरद पवार द्वारा दिए गए एक बयान के बाद से ही सियासी हलकों में सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई थी। शरद पवार ने अपने रोटी पलटने वाले बयान से चर्चाओं का बाजार गरमा दिया था। तो वहीं बगावत के बाद एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और बागी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी स्पष्ट कहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पहले से बात चल रही थी और उसको लेकर प्लानिंग थी, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, उन्होंने कहा कि आपको स्टेट प्रेसिडेंट बना। सर, उन्होंने कहा आपको वर्किंग कमेटी। हमारे नेता पवार साहब ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य नहीं करूंगा। वो हमारे सम्माननीय है, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सर, लेकिन वो एक और इसलिए हमने जो भी निर्णय लिया है, जैसे अजीत पवार जी ने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने निर्णय जो लिया है पार्टी करके लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है और इसलिए
जो भी हमारा निर्णय है वो अधिकृत पवार जी ने पार्टी कहा का है कि निर्णय। आपके ऊपर ईडी का, सबके ऊपर ईडी का दबाव है, इसके वजह से कोई भी किसी पे दबाव नहीं है और कोई भी ये सब बोलने की बात है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी कि सभी भ्रष्टाचारियों को जो है जेल में डालेंगे, सभी जो भी हैं। तो और ऐसा प्रतीत होता है कि अब उन्होंने धुलाई मशीन को चालू कर दिया है और अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद इन नेताओं के सारे दाग धुल गए हैं, क्योंकि इनमें से कई नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे और अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। जयराम रमेश का ट्वीट देखिए, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। आज महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए नेताओं में से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी उनके पीछे पड़े थे और अब उन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। महाराष्ट्र को बीजेपी के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कांग्रेस अपनी कोशिशें और तेज करेगी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट देखिए, वो भी इसी चीज को लेकर ट्वीट करते हैं। ट्वीट कर लिखते हैं कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उन पर सीबीआई, ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उनका मतलब होता है सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। तो इस तरह से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार बीजेपी पर तंज कस रही हैं कि जो बीजेपी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, जेल में डालने की बात करती थी, उन्हीं को आज डिप्टी सीएम बना दिया गया है और उनके जो विधायक हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं एनसीपी में दरार पड़ने के बाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को फोन किया और उनका समर्थन जताया। शरद पवार ने कहा कि मुझे देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने भी मुझे कॉल किया, इसलिए मैं आज के घटनाक्रम से परेशान नहीं हूं। पवार ने बताया कि अगले 2-3 दिन में वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर हालात की समीक्षा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी असली ताकत जो है वो जनता है और उन्होंने ही हमें चुना है। तो आपको अगर अजीत पवार की बताएं कि उनका राजनीति करियर के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। नवंबर 2019 में अजीत पवार ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सरकार केवल 80 घंटे तक चली थी। इसके बाद 2019 में ही अजीत ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ये सरकार जून 2022 में गिर गई। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर अजीत पवार का हुआ। उन्होंने 2 जुलाई 2023 यानी कि कल डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो इस तरह से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर फिर से देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि शरद पवार की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के बीच जाने की भी बात कर रहे हैं, वहीं उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का भी जो है वो याचिका दाखिल कर ही दी है। आगे क्या होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।